नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथिली स्नेही पर। अभी मैं अपने मैथिली स्नेही चैनल पर बाबा नागार्जुन का कालजयी रचना बलचनमा उपन्यास को मैं एपिसोड बना करके रख रहा हूँ। आप सभी को पता है कि बाबा नागार्जुन आंचलिक रचनाकार थे। हिंदी भाषा में वो आंचलिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं और यही कारण है कि उनका जो भी रचना है वो सभी रचना कालजयी रचना बन गया है। तो बलचनमा का अभी तक मैंने 9 एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है, ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया निरंतर बनाए रखें। आज मैं 10वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आग्रह करता हूं कि जैसे आप लोग प्रतिक्रिया रख रहे हैं उसी तरह से प्रतिक्रिया रखते रहें। तो लीजिए, आप लोगों के समक्ष मैं ये 10वां एपिसोड रख रहा हूं। मेरी छोटी बहन रेवनी 14वां पार कर 15वें में पैर रख चुकी थी। चेहरा मुहरा खुल गया था, जवान हो रही थी। गौने की यही तो उम्र है भैया। हमारी बिरादरी में शादी का उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि गौने पर दिया जाता है। मेरा मन था गौना हो जाए रेवनी का। गौना मीन्स दुरागमन होता है रेवनी का, मगर माँ मेरी ऐसा नहीं चाहती थी। उनका विचार था कि अभी बच्ची है, 2-3 साल और नैहर में खेले खेले, फिर जिंदगी भर तो गृहस्थी का पहाड़ सिर पर ढोना है ही। माँ जो ऐसा सोचती थी उनकी एक दूसरी वजह भी थी। बात यह थी कि हमारे उस छोटे से परिवार में कुल मिलाकर 3 ही प्राणी तो थे। बुढ़िया मर ही चुकी थी, ले देकर मैं रह गया था, रेवनी और माँ थी। मैं 7 महीना परदेश से बिता कर आया था। रेवनी ही थी जिसे छाती से सटाकर माँ सोया करती थी। रेवनी का गौना हो जाने के बाद माँ बेचारी अकेली पड़ जाती। मेरा रहना और ना रहना बराबर था, क्योंकि माँ की देखरेख, हिफाजत और खबरगिरी और परवरिश तो मैं कर सकता था, लेकिन रेवनी की भांति उनकी सहेली की कमी को दूर करना मेरे बूते की बात नहीं थी भैया। मुझे यह फिक्र थी कि जमींदारों का गांव है, लुच्चे होते हैं ये लोग। असूल तहसील का काम गुमस्ता बराहील के हवाले, घर गृहस्थी की देखरेख छुट भइयों के हवाले, सेवा टहल का काम भैया खवास के हवाले। बाकी बच्चे बेटा नाती भाई भतीजा सार सर बेटा सो बैठे बैठे ताश पीटेंगे, शतरंज खेलेंगे, शहर जाकर सिनेमा देखाएंगे। बेकार मन शैतान का होता है भैया। खान पान और आराम की कोई कमी नहीं, काम करेंगे नहीं, किसी की लड़की सयानी हुई नहीं कि निशाना साधने लग जाएंगे। ये हालत थी अपने समाज की उस समय में। यही नहीं, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। अपनी इज्जत आबरू संभालोगे तो दूसरे का भी भला होगा। मगर भैया जिनके पास दौलत होती है वह निपट अंधे होते हैं। बहुत बड़ी बात लिखे हैं बाबा। जिनके पास दौलत होते हैं वो निपट अंधे होते हैं। अपना पराया कुछ नहीं वो सोचता उनको। और हम तो गरीब ठहरे, हमारे पास और क्या चीज़ होती है। कमाने बांटने के 2 हाथ, माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू, यही ना कि हम लोगों की दौलत है। यही तो हम लोगों की दौलत है। तुम ही बताओ, हम उसकी भी हिफाजत अगर ना कर पाए तो यह जिंदगानी किस काम की। हमारा गांव जमींदारों का था भैया। बड़े घरों के क्या जवान क्या बूढ़े, बहुतेरे की निगाह पाप से डूबी रहती है। गौना होकर कोई नई नवेली किसी के घर आती तो इन लुच्चों की आंख उनकी घूंघट के इर्द गिर्द मंडराया करती। जब तक आधी पौनी निगाह से वो देख नहीं लेते तब तक नींद नहीं आते उन बदमाशों को। कई बार ऐसा होता कि जिसे देखने की को बाप बेताब हो उठता, उसी पर बेटा भी फिदा। उन दिनों मालिक लोगों का राज था, उनके खिलाफ तुम अपनी कानी उंगली तक नहीं हिला सकते। किसी की इज्जत आबरू को बेदाग रहने देना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन के तन पर उन कुत्तों की चंगुल पड़े। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ अपनी लड़की को आमदनी का जरिया बनाए। गरीबी नरक है भैया, नरक। चावल के 4 दाने छीट कर बहेलिया जैसे चिड़िया को फंसाता है, उसी तरह से दौलत वाले गरजबंद औरतों को फंसाया करते हैं। उनके पास धन भी होती है और अकल भी होती है। अपरंपार है उनकी लीला। बड़े खानदान के आवारा आदमी पंडितों और पुरोहितों से भलमनसाहत का फतवा पा जाता है। सो भैया मैं चाहता था कि रेवनी अब अपने मर्द के पास रहे। बाबू लोगों की इस बस्ती में अपनी बहन का रहना मुझे नापसंद था।
छोटे मालिक, चाहे मझले मालिक, चाहे दूसरे पट्टियों के बाबू बबुआन, किसी के ईमान पर मुझे भरोसा नहीं था। और तो और मैं पटना देख आया था। मैन बाबू क्या राजा नहीं थे? उनके यहाँ क्या खूबसूरत औरत मर्दों की कमी थी? वैसी जगहों में रेवनी का 4-6 महीना रह जाना मुझे नहीं अखरता। मैन बाबू के घर के लोग ठंडी और अच्छी निगाहों वाले थे, लेकिन यहाँ महन बाबू का परिवार मेरे किस काम आता भैया? यहाँ तो छोटे मजले मालिक थे, मलिकाइन की वही पट्टियाँ थी। हीरा बाबू, बुच्चन बाबू, मानिक जी, बचोल बाबू, लाल साहब, मालिक के खचिया भर साहबजादे थे। एक से एक शैतान, एक से एक मजनू। यह तो नहीं हो सकता मेरी बहन पर उनकी निगाह नहीं गई हो। माँ इन बातों को नहीं समझती थी। उनको मालिक लोगों का बड़ा भरोसा था। समझाने बुझाने पर भी वो नहीं मानी कि पानी में रहकर मगर से बैर, जिन लोगों का जूठन खाकर तू बड़ा हुआ है उन्हीं के बारे में ऐसी ऐसी बातें सोचता है। अधर्म होगा रे बलचंद्रमा, अधर्म होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। शहर जाकर यही इल्म सीख के आया है। बूढ़े पुराने भी तो तेरे इन्हीं लोगों का जूठन खाकर हेरन फेरन पहन ओढ़कर अपनी जीवन गुरस्त कर गए। उतना उड़ाकू मत बन रे बेटा, माँ कहती थी। ऐसा ही सोचती थी मेरी माँ। छोटी जाति की छोटी औरतों का भी मालिक लोगों के बारे में ऐसा ही ख्याल था। गिरती हालत के होने पर भी वे आखिर थे तो मालिक ही ना। मालिक राजा होते हैं, राजा ठहरे भगवान के अवतार। कौन उसके खिलाफ कुछ और सोच सकता था? लेकिन बराबर मेरे समझाने का नतीजा यह हुआ कि माँ सोचने को मजबूर हुई। वह राजी हुई कि रेवनी का गौना कर दिया जाए। बैसाख का महीना था, उस बार आम नहीं फरे थे। अब मुझे पूरी मजूरी मिलने लगी। कच्ची तौल से पूरे 4 सेर धान मेरी मजूरी में जिस रोज़ माँ को मिले उस रोज़ वो फूली न समाई। एक बुढ़िया भिखमंगनी को उसी खुशी में उसने आधा सेर धान दे दिया। उस रात जब मैं खाने को बैठा तो बड़े सीने से माँ पंखा चल रही थी। उसकी निगाह में भैया अब मैं पूरा आदमी बन गया था ना। हमारे यहाँ छोटी जाति वालों में मरुआ के लिए बड़ा आदर है। कभी कभी मजूरी में धान के बदले मरुआ को ही पसंद करते हैं। इसीलिए गरीबों के पास थोड़ी बहुत भिट्ठा ज़मीन जो होता है उसमें मरुआ रोपनी जरूरी हो जाता है। बैसाख में पानी से खेत भिगो कर मरुआ के बीज उगाए जाते हैं। रोज़ पानी चाहिए उनके लिए। बित्ता 1.5 बित्ता का हो जाने पर मरुआ के पौधे उखाड़ लिए जाते हैं। फिर उन्हें ज्योति और भुरभुरी मिट्टी तारे तर खेतों में रोपते हैं। मरुआ के सांबले सलौने पौधे से लहलहाते खेत तुमने कभी देखे हैं? ना देखे हो तो देख आना भैया, तबीयत हरी हो जाएगी। धान के हरे पौधों को अपनी अलग शोभा है और सांबलिया बिहारी मरुआ लाल की अलग ही लीला है भैया। घर के पिछवाड़े में थोड़ी ज़मीन पड़ती थी। एक बार मैंने खुद मेलकैन के पोखरे से भर कर घड़े ढोए। मेरा बाप भी इसी तरह पानी ढो कर मरुआ पटाता था। बहंगी और सिक्कों के सहारे पानी ढोने का मौका इससे पहले कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था। फिर भी जिस जोश और उमंग से उस मरुआ की खेती मैंने की उसे देखकर लोग दंग रह गए। इधर क्या थकावट महसूस ही नहीं तो ज़रा बीड़ी टान ली। अगर महसूस हुआ तो थोड़ा सा बीड़ी टान लिया। बीड़ी पीने का यह चस्का पटना में ही लग गया था। थकान पर बीड़ी की एकाध कस खूब ठीक बैठती है भैया। और फिर मेरा तो यह हाल है कि 2 कस खींची और पट से बुता दी और फिर भैया उस अफजली बीड़ी को कान पर खोस लिया। 3 बार में ख़त्म करता था बीड़ी को मैं। यह मेरी उपजाई हुई पहली फसल थी। 1.5 कट्ठा खेत में 6 पसेरी मरुआ हुए थे। कितना मीठा होता है अपनी मेहनत का फल। खुद के उपजाए हुए मरुओं के लाल रोटी पाकर पेट चाहे भर जाए हिसाब नहीं भरेगा तुम्हारा। समझ में आया भैया? मरुआ के बाद धान रोपने का दिन आ गया। मालिकों के खेतों में दिन भर मैं धान रोपता रहा। घर का सारा काम माँ और रेवनी संभालती। थका मांदा मेहनत से चूर सांझ को जब मैं लौटता तो घर में खाना तैयार पाता। दोपहर का खाना मालिकों की ओर से खेत में ही पहुंच जाता था। दाल भात अचार। धन रोपनी के दिनों में ये लोग खेत के मजदूरों को हमारे तरफ खाना ही खिला देते हैं। उसमें दया माया की कोई बात नहीं। उनका अपना
स्वार्थ काम करता है। अपने अपने खेत पहले आबाद करा लेते हैं। आबाद करा लेने की फिक्र पड़ी रहती है मालिक लोगों को। दूर दूर से मजदूर बुलाए जाते हैं। बाबा, दादा, काका कहा जाता है मजदूर को। सुगा, राजा, मुन्ना की बोली दी जाती है। पूरी मजदूरी और 1 जून का भरपेट खाना देकर वह अपनी अपनी खेती करवाते हैं। इस बार पहली दफ़े मैंने पूरी मजदूरी पर धान रोपने का काम शुरू किया भैया। छोटी मिल्कैन कुछ दिनों के लिए मायके गई थी। नौकरी छोड़कर मालिक घर बैठे थे। खेती का काम मिल्कैन का भाई देख रहा था। मालिक बाबू दिन भर किताब और हारमोनियम में डूबे रहते थे। माँ उनके यहाँ घरेलू काम पहले की ही भांति अब भी किए जा रही थी। बर्तन मांजना, पानी भरना, झाड़ू बुहारी देना, लीपना पोतना, चूल्हा जलाकर रसोई बना देना, यही कुल काम थे। काम जास्ती नहीं था मगर लपटोनी बहुत बड़ी थी। लपटोनी का मतलब समझे भैया? नहीं समझा होगा तुमने। अरे भाई, एक होता है काम लेना, चट से कहा कि पट से काम हो गया। दूसरी होती है घिचिर पिचिर का मतलब होता है खुद भी उलझन में पड़े रहना और दूसरे को भी उलझाए रखना। ना अपने बखत की कदर न दूसरे के। देहात में जो बड़े लोग कहलाते हैं उनके यहाँ न काम की कीमत न कमकर मजदूरों की कीमत। हमारे बाप परदादे 2-2 पहर बैठकर मालिकों की उंगलियां चटकाया करते थे। मलिकान में जरा सी उम्र के बच्चे को पैर धोने में उन्हें घंटों भर लग जाता है। बूढ़े मालिक के घर तम्बाकू चुनाते तो आधा पर उसी में बीत जाता। सुना है कि मेरा दादा बड़ी अच्छी खवासी करता था। अपने मालिक की धोती को वह इस तरह चुनियाता, ऐसे बारीकी से और इतनी नफासत के साथ कि कोई फूंक दे तो धोती तो सर से उड़ जाए और आकर खाली फिर जैसी की तैसी बैठ जाए। मालिश वह इस तरह से करता था कि पागल से पागल आदमी की आंखों में नींद सवार हो जाती। छड़ी बनाने में 10 कोस तक उनकी शोहरत थी। लेकिन भैया, उनकी हथेलियों का समूचा रस चाट कर मालिक के तलवे भले ही गुलाम बने रहे, अपना बाल बच्चा तो शायद ही कभी पूरा कपड़ा पहन सका, पूरा पेट खा पाया। 3 पुरखों की हाल मैं नहीं बता सकता। मालिकों का जूठन का गुण गाते, उनकी विकट गालियाँ को प्रेम भाव से सुनते। दादी को देखा, रात दिन सेवा करते रहने पर पाँव आध पाँव खुदी के लिए भी माँ जिस तरह रिरियाती फिरती थी, यह क्या बोलने की बात है। और अपने बचपन का थोड़ा बहुत हाल मैं बता ही चुका हूँ। अब तुम ही बताओ कि हमारे 3 पुरखे भला किस काम आए। मालिकों के लिए जिए, मालिकों के लिए मरे। शहर में देखा है कैसी फुर्ती से लोग काम करता है, कैसे एक दूसरे के मेहनत और बखत का उन्हें ध्यान रहता है। ओह, 3 पुश्त पहले जो आदमी कुली मजूरी बनकर कलकत्ता टाटा नगर पहुंचा, वो वहीं बस गया। उनके बाल बच्चे पढ़ लिख गए भैया, अच्छा पहनते खाते हैं, कारीगर, मिस्त्री, फिटर, फोरमैन बन गए। और 7 पुश्त तक इसी गांव में हम रहते हो गए। हम रहते ही आ रहे हैं। भतीचरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दादी के मुंह से सुना है कि हमारे पुरखा पहले पंचोब में भैयागिरी करते थे। मेरे परदादा के परदादा को वहीं एक जमींदार ने दहेज में दामाद के साथ कर दिया था। तब से लेकर यह 7वां पुरखा चल रहा है। दुनिया बदली, जहान बदला, मालिकों की हालत बदली है। हमारी गुलामी पर काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन अब भी मालिकों के रहन सहन इस ढंग की रही कि रात दिन हम उनके आगे पीछे दुब हिलाते फिरते थे। काम उतना नहीं जितनी की खुशामद। हमारे मुंह से दिन में 50 बार मालिक मालिक, सरकार सरकार, हुजूर हुजूर सुनने में जाने बाबू लोगों को क्या रस मिलता होगा। और माँ का तो कुछ पूछो ही नहीं, वह तो बात बात में रट लगाई रहती थी। मिल्कैन, सरकार सरकार। कलकतिया, मालदा, किशुनभोग और बम्बई आम की एक फाँक के लिए वो घंटों भर मिल्कैन की पैर दबाती रहती थी। छोटे मालिक रंगीले तबीयत के आदमी थे, 40 को पार कर चुके थे। मोछ दाढ़ी साफ, लाल गुलाबी और गोल मटोल चेहरा ऐसा खूबसूरत लगता था कि क्या कहूँ भैया।
सिर के बाल कारी भुजुंग थे, घुंघराले, चुटिया अलग से नहीं थी। शहर के हवा खाए हुए थे। बीए पास करके पढ़कर छोड़ दिया था। पहले कुछ साल सुपौल में मास्टरी करते रहे, बाद में रांची हजारीबाग की तरफ किसी राजा के यहाँ मैनेजरी हाथ लगा। हाँ, जब तक वो वहाँ रहे पौवारा उनकी रही। इधर 2-3 महीने से वो घर बैठे थे, मैलकैन थी नहीं, मन उदास था। तो श्रोताओं, आज मैंने ये आप लोगों के समक्ष ये बलचनमा का ये कड़ी आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। आग्रह करता हूँ कि आप निरंतर इस बलचनमा कालजयी उपन्यास को देखें और अपनी प्रतिक्रिया जैसे आप लिखते हैं उसी तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहें। अंत में मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे श्रोता, चाहे आप गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा हमेशा सदैव आप पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।